एक लड़की जो अपने लड़के दोस्तों के साथ उनकी कार में जाती है, जिसके बाद उस लड़की और उन लड़कों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। मूवी की स्टार्टिंग एक अदालत से होती है, जहां जज के सामने एक ऐसा केस आता है जो सब लोगों को अचंभे में डाल देता है। किसी ने भी आज तक ऐसा केस नहीं देखा था। केस यह था कि गुनहगार खुद अपने खिलाफ केस फाइल करके अपने लिए ही सजा की मांग कर रही थी। जज भी हैरान थे कि जब अपने गुनाह की सजा चाहती है तो गुनाह ही क्यों किया गया। ये केस अपने खिलाफ एक औरत ने किया था, जिनका नाम विंध्या बेमुपल्ली है। विंध्या बताती हैं कि इस जिंदगी में बहुत दर्द बर्दाश्त कर चुकी हूँ। इंसान जितना रो सकता है उतना रो चुकी हूँ, पर 4 दीवारों में दी हुई सजा मेरे लिए काफी नहीं है। जब तक सब लोगों के सामने मुझे सजा नहीं मिलेगी, तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। पर क्या ये कोर्ट मेरी बात समझ पाएगा? इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो स्कूल में पेपर के बाद खूब मस्ती कर रहे होते हैं। वो लड़के टीनेजर्स होते हैं, लेकिन सिगरेट पी रहे होते हैं, नशे कर रहे होते हैं और तेज गाड़ियां चला रहे होते हैं। इसके बाद चेतरा को दिखाया जाता है, जो सुबह सुबह उठकर पूजा कर रही होती है, फिर कॉफी बनाकर अपने मम्मी पापा को उठाती है। उसकी मम्मी पापा उसको बहुत प्यार करते हैं। उसकी मम्मी बोलती है, थैंक यू गॉड, सुबह सुबह कॉफी देकर जगाने के लिए और इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। चेतरा का एक छोटा भाई आरव भी है, जो बहुत नटखट है। चेतरा और आरव में हर भाई बहन जैसा बॉन्ड है, मतलब लड़ाई झगड़ा और बहुत सारा प्यार। चेतरा आईएएस की तैयारी कर रही होती है और अपने भाई की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती है। चेतरा और उसकी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी चेतरा के पास उसकी दोस्त दीप्ति का कॉल आता है। वो चेतरा से यूफोरिया पार्टी में चलने के लिए बोलती है, पर चेतरा अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से मना कर देती है। तब दीप्ति चेतरा से बोलती है कि फोन स्पीकर पर करके अंकल आंटी से मेरी बात करवा दे। तब वो उनसे दीप्ति की बात करवाती है, तो दीप्ति उनसे बोलती है कि पार्टी दिन में है और नॉन अल्कोहलिक है, क्योंकि सब टीनेजर्स वहां आएंगे। तब उसके मम्मी पापा भी उसको जाने को बोल देते हैं, क्योंकि थोड़ा चेंज और सोशल बिहेवियर को समझना भी जरूरी है। अगले दिन चेतरा यूफोरिया पार्टी में पहुंच जाती है। वहां सभी बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। दीप्ति और चेतरा एक साथ बैठी हुई बात कर रही होती हैं। तभी वहां एक लड़का आता है जिसका नाम विकास होता है। वो उन दोनों से बात करने लग जाता है। उसके बाद उसके 4 दोस्त भी आ जाते हैं। वो विकास पब्लिक स्कूल से होते हैं। वो सभी बात करने लग जाते हैं। विकास और उसके दोस्त उन दोनों को डांस करने के लिए बोलते हैं। वो सभी डांस करते हैं। फिर दीप्ति बोलती है, टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए, और वो दोनों वहां से निकल जाती हैं। चेतरा जब घर आती है तो उसकी हालत बहुत खराब और थकी हुई लग रही होती है। वो बिना किसी से कुछ कहे सहमी हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। चेतरा के मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है वो पार्टी से थक कर आई है, उसको आराम करना होगा। लेकिन कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो इतनी खौफ में होती है, उसकी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो गया। जब वो बाथरूम में जाती है तो उसकी हालत का असली अंदाजा होता है। उसके चोटें लगी होती हैं और खून निकल रहा होता है। वो गहरे सदमे और दर्द में होती है। तभी उसके पास दीप्ति का कॉल आता है। वो घबराई हुई आवाज में उसको बताती है कि उन लड़कों ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड की है। चेतरा उस वीडियो को खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में वो विकास और उन लड़कों के साथ कार में होती है, जो उसके साथ घटिया हरकतें कर रहे होते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो और भी बिलक बिलक कर रोने लगती है। दूसरी तरफ विकास अपने दोस्तों पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो वीडियो अपलोड करने की, उसमें फेस तो बस मेरा दिख रहा है। उसके दोस्त बोलते हैं कि उन्होंने तभी वो वीडियो डिलीट कर दी थी, उसमें किसी का फेस समझ नहीं आ रहा है, ना तेरा ना उस लड़की का। विकास बोलता है उसने अपने फोन का डेटा डिलीट करके उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया था। उसके दोस्त बोलते हैं उन्होंने भी सब डिलीट कर दिया है। सब डिलीट करने के बाद भी उन लोगों को डर लग रहा था, अगर उस लड़की ने पुलिस कंप्लेन कर दी तो क्या होगा, लोग हमें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। डर की वजह से सभी दोस्त स्टेट छोड़कर भागने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन विकास भागने से मना कर देता है और जो भी होगा उसे वहीं रहकर फेस करने का बोलता है। उसके दोस्त बोलते हैं तू खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा, यह कहकर चले जाते हैं। अगले दिन चेतरा की हालत बहुत खराब थी। उसका भाई उसे खाने के लिए बुलाता है तो वो आती है। उसकी हालत जिंदा लाश जैसी हो रही थी। वो गुमसुम सी डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। उसके पापा उसको ऐसे देखकर प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो? लेकिन पापा के छूते ही वो खौफ में चीख पड़ती है कि मुझे हाथ मत लगाओ, दूर रहो मुझसे। उसका भाई आरव उसे शांत करने लगता है तो डर और गुस्से में वो उस पर भी चीखती है। बीती रात के हादसे ने उसे इस कदर डरा दिया था कि वो किसी के छूने से भी डर रही थी। वो डर और खौफ की वजह से अपनी माँ के सीने से जाकर लग जाती है और फूट फूट कर रोती है। रोते रोते वो अपनी माँ को सब बताती है। वो बताती है पब से निकलने के बाद वो जब पापा का इंतजार कर रही थी, विकास अपनी गाड़ी रोककर उससे बोलता है कि उसके दोस्त का बर्थडे है और केक कट करके वो लोग उसको यहीं छोड़ देंगे। चेतरा पहले तो मना करती है, पर बार बार फोर्स करने पर उसने एक दोस्त की तरह उस पर भरोसा कर लिया
और उनके साथ बेकरी चले गए। बेकरी से निकलने के बाद उन्होंने एक घिनौनी चाल चली। उन्होंने बोला, इस कार का पेट्रोल खत्म हो गया है, दूसरी कार में बैठना पड़ेगा। वो उनकी बातों में आ गई। दूसरी कार में वो 5 लड़के थे। चेत्रा बताती है, पहले विकास ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने चीख चीख कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। वो सब हैवान बन चुके थे। उन्होंने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी और एक एक करके सबने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा टूट चुके थे। उसकी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था और उसके पापा उन सब लोगों को अपने हाथों से मार देना चाहते थे। उसकी मम्मी उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहती है, पर चेत्रा आकर बोलती है, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। उसकी माँ पुलिस स्टेशन का नाम सुनकर घबरा जाती है। चेत्रा बोलती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्या हमने कुछ गलत किया है? हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन आने के बाद पुलिस चेत्रा को हिम्मत देती है और कहती है, तुम बताओ क्या हुआ। चेत्रा जो भी उसके साथ हुआ वो सब लेडी पुलिस को बताती है। चेत्रा ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसी के बेसिस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस को एविडेंस भी मिलने लग जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज, गाड़ियों के नंबर की मदद से सबसे पहले पुलिस विकास को पकड़ती है और विकास के बाकी दोस्तों को अलग अलग राज्यों से पुलिस की तेज तर्रार टीम 24 घंटे के अंदर खोज लेती है। इसके बाद कमिश्नर जयदीप की एंट्री होती है, जिन पर मीडिया वाले इल्जाम लगा रहे होते हैं कि आपके होते हुए भी क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आपसे पूछो तो बस यही कि हम लॉ के अनुसार चल रहे हैं। जिसका जवाब कमिश्नर जयदीप बड़े ही शांत अंदाज में मीडिया वालों को देते हैं। वो बोलते हैं, जब तक कोई न्यूज़ सेंसेशनल बनी रहती है तब तक आप लोग उस न्यूज़ को खूब कवर करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप वो केस भूल जाते हैं। इसके बाद जयदीप एक पुराने केस के बारे में पूछते हैं, भव्या केस। वो पूछते हैं, क्या आप सबको इस केस के बारे में याद है? पर वो केस किसी मीडिया वाले को याद नहीं होता है। इसके बाद जयदीप बताते हैं, ये 6 साल पहले पंजागुट्टा में हुआ केस है। वो बताते हैं, कुछ लड़के स्कूल बंक करके पीने के लिए बाहर जाते हैं। लौटते वक्त वो गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। दूसरी तरफ भव्या और उसकी फैमिली भी कार में आ रहे थे। वो बच्चे गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और भव्या की गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। इस एक्सीडेंट में भव्या, भव्या के दादा, भव्या के अंकल, तीनों की मौत हो जाती है। यह सुनने के बाद सभी मीडिया पर्सन को इस केस की याद आ जाती है। इसके बाद जयदीप स्क्रीन पर एक लड़के की फोटो दिखाते हैं, जिसको देखकर सभी मीडिया पर्सन बोलते हैं, ये तो साइको साहिल है। जयदीप बताते हैं कि तब ये टीनेज था। भव्या और उसके फैमिली को उस एक्सीडेंट में इसी ने मारा था। वो बताते हैं कि इसके बाद जब भी कोई साहिल से उस केस के बारे में बात करता तो अपनी गलती पर पछताने की जगह साहिल उस पर हमला कर देता था। उसके बाद से वो साइको बन गया। उसके लिए किसी की जान लेना थप्पड़ मारने जैसा था। ये अब तक 4 लोगों की जान ले चुका है और बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। मीडिया पर्सन पूछते हैं कि उस केस का इस केस से क्या लेना देना है। इस पर जयदीप बताते हैं कि दोनों ही केस माइनर ने किए हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक नाबालिग मुजरिमों के नाम पब्लिक में उजागर नहीं किए जा सकते। इसलिए जयदीप बहुत ही बड़ा और निडर फैसला लेते हैं। मैं बच्चों के नहीं बल्कि उनके जिम्मेदार माता पिता के नाम मीडिया के सामने लाऊंगा। मीडिया पर्सन जयदीप को रोकने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि पांचों के पेरेंट्स वीआईपी थे, लेकिन जयदीप नहीं रुकते और एक एक करके सबके नाम बताते हैं और आगे जो होने वाला था उसके लिए भी वो तैयार थे। इससे वीआईपी और पॉलिटिशियंस के यहाँ भूचाल आ जाता है। मुख्य आरोपी विकास के पिता का नाम विवेक चक्रवर्ती होता है। उसकी माँ विंध्या वेमोपल्ली है। विंध्या विकास पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल है। विंध्या का नाम जयदीप इसलिए लेते हैं क्योंकि जिनके साथ भी गलत होता था विंध्या उन लड़कियों के साथ प्रोटेस्ट में खड़ी होती थी और जयदीप देखना चाहते थे कि उनके बेटे ने क्राइम किया है तो वो उसके खिलाफ खड़ी होंगी या नहीं। ये न्यूज मिलते ही विंध्या सबसे पहले अपनी पोजीशन से स्कूल में रेजिग्नेशन दे देती है। जब विंध्या स्कूल छोड़कर जा रही होती है तो सभी बच्चे उसका मजाक बनाते हैं कि हमें तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल सिखाती थी लेकिन अपने बेटे को कुछ सिखा नहीं पाई। तुम अच्छी प्रिंसिपल तो बन गई पर अच्छी पेरेंट नहीं बन पाई। विंध्या बहुत दुखी और उदास होकर घर आती है, जहाँ पर विवेक और विंध्या की आपस में बहस होती है। विवेक कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर रिजाइन करके तुमने अपने बेटे को गिल्टी साबित कर दिया, जबकि कोर्ट का जजमेंट अभी आया नहीं है। विंध्या बोलती है कि तुमने विकास को खुली छूट दी थी। मैंने बोला था जब तक वो बालिग नहीं होता, उसका लाइसेंस नहीं बनता, तुम उसे गाड़ी लेकर नहीं दोगे, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। विवेक विंध्या को बोलता है, मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा तुम उसे टाइम दो, पर तुम तो अपने स्कूल को नंबर 1 बनाने में लगी रही। फिर विवेक विंध्या को समझाता है कि ये हमारे लड़ने का टाइम नहीं है। विकास ने बहुत गलत किया है पर है तो हमारा बेटा, हमें कुछ भी करके उसे बचाना होगा। पर विंध्या उसका साथ देने के लिए साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ बाकी चारों लड़कों के पेरेंट्स जो पॉलिटिशियन थे, उनकी पार्टी उन्हें अपनी पार्टी से निकाल देती है। सभी के पेरेंट्स और विवेक किसी भी तरह से अपने बच्चों को बेल दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पुलिस भी उन 5 से उनका गुनाह उगलवाने की कोशिश कर रही होती है। 2 दिन हो चुके थे, पुलिस ने उन्हें खाना भी नहीं दिया था, तब भी उन 5 ने कुछ नहीं बताया था। तब वहाँ जयदीप आते हैं और उनसे पूछते हैं, तुमको खाने में क्या चाहिए? वो पैराडाइज बिरयानी मांगते हैं। तब जयदीप उनके लिए 25 प्लेट बिरयानी मंगवाते हैं। जयदीप फिर उन्हें एक एक करके पैराडाइज बिरयानी देते हैं।
एक एक प्लेट ही खाने के बाद उन लोगों का पेट भर जाता है, लेकिन जयदीप रुकते नहीं हैं और उन्हें जबरदस्ती 5 प्लेट बिरयानी खिलवाते हैं। वो सब जबरदस्ती खा रहे होते हैं। वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि जयदीप के सामने हाथ जोड़ने लग जाते हैं। इसके बाद वो सब अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जयदीप उनसे सारे सीन रिक्रिएट करवाते हैं। उसके बाद सभी लड़कों को एक मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है, लेकिन कोई भी लड़का उस टेस्ट में पास नहीं हो रहा होता है, जिससे वो सब बहुत परेशान होते हैं। डॉक्टर भी उन्हें कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे वो लोग और भी परेशान और बेइज्जत होते हैं। विकास जब दोबारा टेस्ट के लिए जाता है तो बेइज्जती और गुस्से में हॉस्पिटल में रखा एक लिक्विड पी लेता है खुद को खत्म करने के लिए। उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विवेक और बिंदिया भी आपस में लड़ रहे होते हैं। विवेक बिंदिया से कहता है कि तुमने पूछा भी नहीं तुम्हारा बेटा कैसा है। मैं उसको बिल दिलाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। तुम कैसी माँ हो, अपने कॉन्टेक्ट यूज करके अपने बेटे को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रही हो। विंध्या बोलती है, तुमने सोचा उस लड़की की क्या हालत होगी। 5 लड़कों ने उसके साथ हैवानियत की है। उस माँ का क्या जो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। विंध्या बोलती है, उस लड़की के बारे में सोचकर ही मेरी धड़कन रुक जाती है। अपने बेटे को जन्म देकर ही मुझसे पाप हुआ है। तभी विवेक के पास कॉल आता है कि विकास ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसकी हालत क्रिटिकल है। दोनों तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जयदीप लॉ को साइड में रखते हुए विंध्या को विकास से मिलने देता है। विकास की हालत देखकर विंध्या अपने कॉन्टेक्ट का यूज करती है और सबसे टॉप डॉक्टर को हॉस्पिटल में बुला लेती है। जयदीप पुलिस कर्मियों से बोलते हैं कि हमें अपनी कस्टडी में विकास के मरने की चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी माँ उसे भगवान से लड़कर भी बचा लेगी। जब विकास होश में आता है तो विंध्या कहती है, तुमने मरने के बारे में सोच कैसे लिया। वो बोलती है, तुमको मरने नहीं दूंगी, तुमको अपने गुनाह की सजा भुगतनी होगी। जिस लड़की को तुम दरिंदों ने नोच खाया, उस लड़की ने भी किसी कायर की तरह मरने की कोशिश नहीं की। बहादुरी से सामने आकर अपने अपराधियों को सजा देने का फैसला किया। वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह देखकर जयदीप भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ उसे बचाना नहीं चाहती थी, बल्कि पनिशमेंट दिलवाना चाहती थी। इसके बाद कोर्ट रूम दिखाया जाता है, जहाँ लेडीज जज चेत्रा से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। चेत्रा उनको सब बताती है जो उस दिन उसके साथ हुआ था, लेकिन ओपोजिशन लॉयर बोलता है कि ये लड़की अपनी मर्जी से गई थी। उसके साथ जो हुआ वो उस लड़की की रजामंदी से हुआ और सीसीटीवी कैमरे में भी वो उनके साथ कार में जाती हुई दिख रही थी। जज बोलती है ये कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। पुलिस एविडेंस के लिए टाइम मांगती है तो जज उनको 1 हफ्ते का टाइम देती है। पुलिस एविडेंस जुटाने में लग जाती है, पर उनके पास कोई पुख्ता एविडेंस नहीं था। चेत्रा के घर पैसों का ऑफर भी भिजवाया जाता है। उसके माता पिता उनको बेइज्जत करके घर से निकाल देते हैं। उधर लास्ट मोमेंट पर जयदीप को वो वीडियो मिल जाता है और पुलिस वो वीडियो कोर्ट में दिखाती है, जिसमें वो लड़के चेत्रा के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं और सभी लोग वो वीडियो देखकर हैरान रह जाते हैं। जज उन सभी लड़कों को 20 साल की उम्र कैद की सजा सुनाती है। उन लड़कों को अलग अलग जेल में डाल दिया जाता है। विकास को जिस जेल में डाला जाता है वहाँ उसकी मुलाकात साइको साहिल से होती है। ये वही साहिल है जिसने 6 साल पहले एक्सीडेंट किया था। साइको साहिल का पूरी जेल में खौफ था। जब रात को विकास चुपचाप अपने सेल में बैठा हुआ था तो साहिल अपने गुंडों के साथ आता है और विकास को बेइज्जत करता है और उसके साथ मारपीट करता है। उसके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन विकास भी साहिल को बुरी तरह पीटता है। पूरी जेल हैरान रह जाती है कि एक नए लड़के ने साइको साहिल को इतनी बुरी तरह पीटा है। वो पूरा वायलेंट बन जाता है, जेल में उसका दबदबा बन जाता है। इसके बाद हमें 6 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां विंध्या अपने बेटे को सुधारना चाहती है। उसके लिए जेल जाती है और जेलर से पैरोल मांगती है, लेकिन जेलर उससे कहते हैं कि अब तुम्हारा बेटा पूरी तरह बदल चुका है। वो 6 साल पहले वाला लड़का नहीं है। वो उसे 3 महीने के पैरोल पर ले आती है। जब विंध्या विकास को कार में बिठाकर घर ले जा रही होती है, तब ट्रैफिक सिग्नल पर विकास कार का दरवाजा खोलकर चुपचाप कार से निकल जाता है। विकास अमर नाम के अपने दोस्त को कॉल करता है। वहाँ वो जमकर ड्रग्स का नशा करता है। विंध्या पागलों की तरह उसको ढूंढते हुए अमर के ठिकाने पर पहुंचती है। वो उसके दोस्तों को फटकार लगाती है और जैसे तैसे करके उसे घर लेकर आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि विकास के जेल जाने के बाद विंध्या और विकास के पिता का तलाक हो चुका है। विंध्या अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है और उसे सुलाती है, लेकिन अगली सुबह जब विंध्या विकास के कमरे में जाती है तो उसे किसी अनजान लड़की के साथ सोते हुए देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। विंध्या गुस्से में उनके ऊपर पानी से भरी बाल्टी डाल देती है। वो उस लड़की को वार्न करती है और वहां से भगा देती है और विकास को बोलती है कि आधे घंटे के अंदर अपनी किताबें लेकर क्लास में पहुंच। क्लास में और भी स्टूडेंट होते हैं। उन सबके सामने वो अपनी माँ की बेइज्जती करने के लिए बताता है कि मैं वही विकास हूँ, यूफोरिया पब वाला। केस तो याद ही है ना, 6 साल जेल रह चुका हूँ, 10-15 साल अभी और बचे हैं। मुझे ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इससे बेहतर सब्जेक्ट पढ़ चुका हूँ जिंदगी का।
और सारी किताबों में आग लगा देता है। वहां बैठे सारे स्टूडेंट देखते रह जाते हैं। इसके बाद विंध्या विकास का बैग चेक करती है जिसमें उसे ड्रग्स और नशीले पदार्थ मिलते हैं और कुछ ड्रग्स सप्लायर के एड्रेस भी। विकास अमर के साथ ड्रग्स खरीदने के लिए शहर के एक बहुत बड़े अड्डे पर पहुंचता है जहां जमील भाई नाम का एक ड्रग पैडलर एक अनजान डीलर के साथ डील कर रहा होता है, लेकिन जमील समझ जाता है कि ये ड्रग डीलर नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है। इससे पहले कि जमील भाई गोली चलाता, वो पुलिस वाला उसी के रिवॉल्वर से उसे मार देता है। यह पुलिस वाला और कोई नहीं बल्कि जयदीप होते हैं, जिनको 6 साल पहले नाबालिग बच्चों के माता पिता के नाम ओपन करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब वो नार्कोटिस्ट डिपार्टमेंट के हेड बन चुके हैं। इसके बाद जयदीप विकास को पकड़कर विंध्या के पास लाता है और विकास के सारे दोस्तों को काउंसलिंग के लिए भेज देते हैं। वो विंध्या से कहते हैं कि मेरे पास कॉल करके इस ड्रग रैकेट के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। वो विकास से कहते हैं कि 6 साल जेल में रहकर सुधरने की बजाय तुमने ये नई आदत लगाई है। तुम्हारी माँ तुम्हें दूसरा मौका दे रही है, उनकी रेस्पेक्ट करो और दोबारा तुम ये सब करते दिखे तो सीधे तुम्हारा एनकाउंटर कर दूंगा। अब विकास घर से बाहर नहीं जा सकता था तो वो घर को ही बार बना लेता है। वो अपने सारे नशेड़ी दोस्तों को घर पर बुला लेता है, लाउड म्यूजिक करके घर में ही नशा पार्टी शुरू कर देता है। रात को जब विंध्या घर पहुंचती है और ये सब देखती है तो उसका सब्र टूट जाता है। वो अपने लॉकर से रिवॉल्वर निकाल कर लाती है और हवा में फायरिंग शुरू कर देती है। उसके सारे दोस्त डरकर भाग जाते हैं। विकास इस वक्त ड्रग्स के बहुत ही हाई डोज में था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो अपनी माँ से कहता है, उनको क्यों भगा रही हो, एक काम करो मुझे ही शूट कर दो ताकि सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। विकास नशे में इतना पागल हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसके सामने उसकी माँ खड़ी है। वो अपनी माँ से गन छीनने के लिए उनके बेहद करीब आने लग जाता है और बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर विंध्या की रूह कांप जाती है। वो विकास को जोरदार धक्का देकर खुद से दूर करती है। गुस्से में विकास के सर पर शराब की बोतलें फोड़ देती है और बोलती है अब मैं मरना चाहती हूँ, और बहुत सारी शराब पी लेती है। वो बोलती है अब तुझे माँ कहने का, इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। वो बोलती है तू मेरे घर में नहीं मर सकता है, जाकर सड़क पर मर, और धक्के मारकर विकास को घर से निकाल देती हैं। अपने बच्चे को सही राह पर लाना चाहती थी पर वो हार मान चुकी थी। वो जीना नहीं चाहती थी। आधी रात को सड़क पर पड़े विकास को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। सुबह वह अपनी माँ की पिस्टल लेकर उन्हें मारने आता है, लेकिन देखता है कि उसकी माँ लगातार शराब पी रही है। वो शराब पीते हुए कहती है अब इस जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, चलो साथ बैठकर पीते हैं। दूसरी तरफ जयदीप को पता चलता है कि जेल में अमर और विकास का रिश्ता कैसे बना। साइको साहिल ने काफी बार जेल में विकास पर हमला किया और हर बार विकास ने डटकर जवाब दिया। उसकी यही हिम्मत देखकर अमर की नजर उस पर गई। जेल में अमर ने उसकी मदद की और 6 सालों में विकास ने वहां अपनी एक अलग पहचान बना ली। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। विंध्या अब हर वक्त नशे में रहती है, कभी बार में तो कभी सड़कों पर। उसका ये हाल देखकर कॉलोनी के लोग शिकायत करने लगते हैं। विकास उसे संभालकर पिता के पास ले जाता है, लेकिन उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता है। वो शराब नहीं छोड़ती है। इसके बाद विकास और उसके दोस्त ड्रग्स छोड़ने के लिए काउंसलिंग के लिए जा रहे होते हैं, पर वहाँ अमर की बहन नहीं आती है। उसकी एक दोस्त बताती है कि अगर उसने फिर से ड्रग्स लिए तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। अमर की बहन ड्रग्स के नशे में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देती है। विकास उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता है। दूसरी तरफ विंध्या एक पार्टी में शराब पीती है और स्विमिंग पूल में कूद जाती है और बेटे को बुलाने लग जाती है। विकास किसी तरह उसे वहां से लेकर जाता है और पिता के पास लाता है, लेकिन घर पहुंचकर भी विंध्या शराब पीना नहीं छोड़ती। जब वो नहीं रुकती तब विकास उससे कहता है मेरे एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन आपकी इन हरकतों के चलते मेरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं लग रहा है। इसके बाद वो पिस्टल निकाल कर कहता है कि पहले मुझे मार दो फिर खुद को मार लेना, शायद ऐसे हम दोनों को शांति मिल जाए। उसकी बातें विंध्या पर असर करती हैं। विकास पढ़ने बैठ जाता है और माँ भी शराब छोड़कर उसको पढ़ाने लग जाती है। जयदीप जेल में साहिल से मिलता है और उसे दूसरी जिंदगी का मौका देते हुए ड्रग रूट और गैंग की जानकारी मांगता है। जब जयदीप कहता है कि अमर और विकास दोनों मेरे कब्जे में हैं, तो साहिल कहता है कि अगर विकास एक बार मेरे हाथ लग जाए तो उससे पुराना हिसाब पूरा करना है। वो किसी भी जानकारी से इनकार कर देता है। एग्जाम से पिछली रात जब विकास अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात अपने उस दोस्त से होती है जिसने वीडियो बनाया था। वो भी पैरोल पर बाहर आया था। वो विकास को कड़वा सच बताता है कि हमें सजा किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ने दिलवाई है, उन्हीं की वजह से हम जेल में सड़ रहे हैं। जब हमारे पिता हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे तब तुम्हारी माँ ने तुम्हारा फोन पुलिस कमिश्नर को दे दिया था। ये सच सुनते ही विकास अंदर तक हिल जाता है।
उसका गुस्सा उबल पड़ता है। वो जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, अमृता उसे याद दिलाती है कि उसका कल एग्जाम है, लेकिन विकास किसी की नहीं सुनता और तेजी से निकल जाता है। तभी उसका सामना उसके पुराने दुश्मन साहिल से हो जाता है। वो बोलता है, तुझे मारने के लिए ही भाग कर आया हूँ। अमृता विंध्या को कॉल करके सब बताती है। दोनों सड़क पर बाइक से एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जयदीप की टीम वहां पहुंचती है और साहिल को सरेंडर करने को बोलती है। साहिल भागता है और विकास उसका पीछा करता है। जयदीप अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि विकास को कुछ नहीं होना चाहिए, कल उसका एग्जाम है और साहिल को जिंदा पकड़ना है ताकि पूरे ड्रग्स रैकेट का सच सामने आ सके। साहिल सबको चकमा देकर अपने अड्डे पर पहुंचता है। यहीं से ड्रग्स की पूरी सप्लाई कंट्रोल होती थी। वो पूरा डेटा एक पेन ड्राइव में कॉपी करता है और उसे अपने गले में पहन लेता है। वो वहां से निकलने वाला ही था कि एक तेज रफ्तार ट्रक उसे टक्कर मार देता है और साहिल की मौत हो जाती है। पुलिस उसके गले से पेन ड्राइव निकाल लेती है। दूर खड़ा विकास ये सब देख रहा था। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। वो गुस्से में फोन फेंक देता है और कहीं चला जाता है। अगले दिन परीक्षा केंद्र के बाहर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन विकास नहीं आता है। विंध्या टूट जाती है क्योंकि ये एग्जाम उसका दूसरा मौका था। एग्जाम खत्म होने ही वाला होता है कि विकास आता है और चुपचाप पुलिस वैन में बैठ जाता है। अब कहानी शुरुआत वाली सीन पर कोर्ट रूम में आती है। विंध्या ने जो अपने ऊपर केस किया था, विंध्या जैसे कहती है कि मैं अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दे पाई, इसलिए उसने अपराध किया। इस गलती की सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। तभी विकास के पिता भी सजा की मांग करते हैं। कोर्ट में मौजूद और माता पिता भी बोलते हैं कि उनके बच्चों ने गलती की है, कहीं ना कहीं वो लोग भी जिम्मेदार हैं। जज बोलते हैं कि कानून में ऐसी कोई सजा का रूल नहीं है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि बच्चों को सही शिक्षा और माहौल देना जरूरी है। हमें अपनी भूमिका समझनी होगी। पुलिस वैन आगे बढ़ती है। तभी जयदीप गाड़ी लेकर आते हैं। वो विकास से कहते हैं कि तुम्हें एक दूसरा मौका मिल रहा है। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक साइन कर दे तो तुम दिल्ली में जाकर री एग्जाम दे सकते हो। वो कहते हैं उसका पैरोल 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। तो विकास बोलता है कि मुझे दूसरा मौका नहीं चाहिए। मुझे शुरुआत में ही गलती करने पर रोका नहीं गया। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। कोई मुझे पसंद नहीं करता है। मेरे घर वालों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। आप मुझे मार दीजिए। जयदीप शांत आवाज में कहते हैं कि तुम्हारे घर वालों को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुम खुद को सुधार नहीं लेते हो। तुमने अपराध किया और तुम्हारे माता पिता भी उसी आग में जले। ये सोच तुम्हें अपराध करने से पहले आनी चाहिए थी। अब तुम्हारे पास एक मौका है, एग्जाम दो और उन्हें गर्व महसूस करवाओ। कुछ दिन गुजरते हैं। विकास एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू के लिए डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट पहुंचता है। इंटरव्यू लेने वाली मजिस्ट्रेट कोई और नहीं बल्कि चेत्रा होती है। उसे देखकर विकास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं का समंदर बहने लगता है। चेत्रा ने अपने उस भयानक दर्द और ट्रॉमा को अपनी ताकत बनाया। चेत्रा को पहले ही बता दिया गया था कि ये वही लड़का है जिसने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी, पर उनको यह नहीं मालूम था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चेत्रा ही है। लेकिन चेत्रा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई गुस्सा नहीं था। वो कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। चेत्रा विकास से एक ऑफिसर की तरह कुछ नॉर्मल सवाल पूछती है और विकास रोते हुए उनका जवाब देता है, जो कि बिल्कुल सही थे। चेत्रा एक भी इमोशन दिखाए बिना चुपचाप अप्रूवल पेपर पर साइन कर देती है और जाने का इशारा करती है। बाहर निकलते ही विकास अपनी माँ विद्या के पैरों में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे एहसास होता है अपने गुनाह का और चेत्रा की अच्छाई का। दूर खड़ी चेत्रा विकास को रोते हुए देखती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है और यहीं पर कहानी एंड हो जाती है।